Good morning, students. Today we will start our new chapter, Mechanism of Organic Reactions. अब क्या होता है, जब भी आपकी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन जब भी आपकी होती है तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं दे विल चेंज इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है, रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं. ठीक है, तो ये चेंज हमने स्टडी करना है थ्रू अ सीरीज ऑफ सम स्टेप्स. ठीक है, कुछ स्टेप्स आपके लगते हैं जिससे वो रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो उस डिस्क्रिप्शन को हमें स्टडी करना है जिसको हम रिएक्शन का मैकेनिज्म बोलते हैं. तो रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन की स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन जो कि आपको शो करेगा कि किस तरह से आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं. ठीक है, तो अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन शोइंग एज टू हाउ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ अ मैकेनिज्म, और यू कैन से रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है, तो मैकेनिज्म पता चल गया. तो इस मैकेनिज्म जो है रिएक्शन का वो हमें ये बताएगा कि किस तरह से कौन से आपके बॉन्ड्स आपके ब्रेक हुए हैं, किस ऑर्डर में ब्रेक हुए हैं, और फिर किस ऑर्डर में वो बॉन्ड्स आपके दोबारा से फॉर्म हुए हैं. ठीक है, ये आपको ये भी बताएगा जब आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हुए हैं तो क्या उसके अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बने हैं. इसी चैप्टर में हम सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लाइक कार्बोकैटायन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, एराइंस, ये सब भी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैकेनिज्म पता चल गया रिएक्शन का क्या है, कि जब भी आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं तो क्या स्टेप्स आपके उस रिएक्शन में होते हैं, वो स्टेप्स आपने स्टडी करने हैं. दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, अब क्या होता है, जो आपकी रिएक्शन होती है उसमें आप मैकेनिज्म स्टडी करते हो तो सबसे पहले उस मैकेनिज्म में हम कुछ नोटेशंस यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको एरो नोटेशंस बताऊंगी कि एरो नोटेशंस आपकी क्या होती हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एरो नोटेशंस आपको यूज़ करनी है. वो एरो नोटेशंस आपकी क्या हैं. ठीक है, तो वो एरो नोटेशन आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं. फर्स्ट है आपकी कर्व्ड एरो नोटेशन. कर्व्ड एरो नोटेशन यानी कि आपको ऐसे कर्व्ड एरो से आपको शो करना है. ठीक है, तो ये जो कर्व्ड एरो नोटेशन होती है ये आपकी क्या शो करती है, ये आपकी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज बॉन्ड्स. ठीक है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में जिसमें आपके जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स आपके फॉर्म होंगे. ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट को शो करती है. पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई भी रिएक्शन लें, जैसे आपकी ए बी कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है जिसके अंदर ये आपका जो है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसको कि हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा अगर आपने मूवमेंट जो है एरो की ऐसे बनाई. ठीक है, तो ये इस एक जो डैश है आपका, इसका मूवमेंट, इसका मतलब होता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कर्व्ड नोटेशन बनाने का मतलब है कि सारे का सारा ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा. तो ए के ऊपर आपका प्लस चार्ज आ गया और बी के ऊपर ये शिफ्ट हुआ है तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया.
ठीक है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अगर आप दिखा रहे हैं तो आपने किससे दिखानी है? कर्व्ड एरो से दिखानी है। ठीक है, अब सेकंड आपकी नोटेशन होती है हाफ हेडेड। यानी कि ऐसे हाफ हेड, एरो का हाफ हेड बनाना है, इसको आप फिश हुक एरो भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या होगा, इसमें आपकी मूवमेंट होगी सिंगल इलेक्ट्रॉन की। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो आपने उसको किससे डिनोट करना है? हाफ हेडेड एरो से या फिश हुक एरो से। अभी ऊपर हमने कर्व्ड एरो नोटेशन की थी। कर्व्ड एरो नोटेशन में आपकी 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है, यहाँ आपकी 1 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि ए बी है, ए बी के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है, और सपोज करो एक यहाँ मूव हो गया, एक आपका यहाँ मूव हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर रह गया और एक इलेक्ट्रॉन आपका बी के ऊपर रह गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? हाफ हेडेड एरो नोटेशन है। क्लियर है हाफ हेडेड और उसका एग्जाम्पल? अब देखिए, जैसे कोई रिएक्शन मैं देती हूँ, जैसे सपोज करो CH2 है आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल, H+ का आपको इसके ऊपर करना है। तो अगर ये पेयर आपका इसके ऊपर इस तरह से H+ के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, और आपका क्या हो जाएगा? CH2 के ऊपर अब प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पहले इसके ऊपर हुई है और फिर इसके ऊपर H+ का अटैक हुआ है। तो दिस इज़ 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, और 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को आपने डबल हेडेड एरो से दिखाना है। ठीक है, और अगर सपोज करो आपका किसी भी रिएक्शन में, सपोज करो मैं आपका मीथेन आपका है, मीथेन इज़ CH3H, इस तरह से लिख रही हूँ मैं, बल्कि ऐसे लिखिए CH3H। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्लोरीन फ्री रेडिकल जैसे आपने लगाया, तो आपका क्या हो? आपका ये हो कि एक पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, एक पेयर आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और जो यहाँ शिफ्ट होगा आप यू कैन से कि उसको बल्कि इसके साथ रिएक्शन दिखाइए, नया बॉन्ड बनाइए, H और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया, तो आपका मिथाइल के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन और HCl के बीच में अब आपका बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जिसको कि आपने हाफ हेडेड एरो से दिखाना है। तो सिंगल हेडेड एरो भी बोलते हैं इसको हम, हाफ हेडेड एरो भी बोलते हैं, फिश हुक एरो भी बोलते हैं, और जो कर्व्ड एरो है आपका वो आपने फुल हेडेड एरो भी बोलते हैं। फुल हेडेड एरो आपने बनाना है टू शो मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करनी है तो आपको बनाना है सिंगल हेडेड एरो से। राइट, देन एक और हम एरो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में शो करते हैं, दैट इज डबल हेडेड एरो। ये डबल हेडेड एरो आपको कब बनाना होता है? ये डबल हेडेड एरो जो आपको बनाना होता है, दैट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हुए हैं आप, जैसे बेंजीन का हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल लें कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होती है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, वो
इस जैसे इस वाले कार्बन एटम के बीच में भी हो सकते हैं और इन वाले कार्बन एटम्स के बीच में भी हो सकते हैं। तो दीज आर टू वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो इन दोनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर होता है जो कि हम कहते हैं कि कहीं भी ये प्रेजेंट है, जिसको कि हम रेजोनेंस हाइब्रिड कह देते हैं, ठीक है। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में आपको शो करना होता है डबल हेडेड एरो, ठीक है। तो डबल हेडेड एरो आपको लगाना है बिटवीन वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और कर्व्ड एरो आपको लगाना है टू शो मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखानी है तो यू विल यूज हाफ हेडेड एरो, राइट। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। अब आपको बॉन्ड जो ब्रेक होता है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसमें बॉन्ड फिजन होता है, जिसको आप बॉन्ड क्लीवेज भी कह सकते हो एंड बॉन्ड ब्रेकिंग भी। तो जब भी आपका बॉन्ड क्लीव होता है तो आपकी दो टाइप से आपका बॉन्ड क्लीव हो सकता है। देयर इज़ होमोलिटिक फिजन, और यू कैन से जो बॉन्ड ब्रेक होगा दैट कैन बी बाय हेट्रोलिटिक फिजन, राइट। तो होमो का मतलब आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल, तो इसमें सिमेट्रिकल फिजन होगी, और हेट्रो का मतलब आपका होता है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल फिजन होगी। क्या मतलब है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का? जैसे वही एग्जांपल लीजिए कि सपोज करो आपका ए है और बी है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यू कैन से दो इलेक्ट्रॉन है, एक आपका यहाँ मूव कर गया, एक आपका यहाँ मूव कर गया। अब आपको होमोलिटिक फिजन है, सिंगल हेडेड एरो से दिखाना है, तो एक आपका इलेक्ट्रॉन ए के पास रह गया, एक आपका इलेक्ट्रॉन बी के पास रह गया। तो होमोलिटिक फिजन से जो स्पीशीज बनेगी दैट आर नोन एज फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स को हम ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोलते हैं। तो होमोलिटिक फिजन का क्या मतलब हुआ, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड ज्वाइनिंग बिटवीन द टू एटम्स breaks in such a way that each atom of the covalent bond takes away one electron फ्रॉम द शेयर्ड पेयर। ये शेयर्ड पेयर था, उससे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन, या सिंपल हम इसको होमोलिसिस भी बोलते हैं। और जहाँ भी होमोलिसिस होगी आपकी क्या बनेगी, फ्री रेडिकल्स आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये जो होमोलिसिस होती है, जनरली आप लाइट पास करें, यूवी लाइट आपने पास की है, या आप हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं रिएक्टेंट्स को, या आप पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो आपकी होमोलिसिस हो जाती है और आपके फ्री रेडिकल्स आपके बनते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हेट्रोलिटिक फिजन। नेम से ही पता चल रहा है, हेट्रो मीन्स अनसिमेट्रिकल, कि यानी कि अब सपोज करो ए बी है, इसके अंदर ये पेयर प्रेजेंट था, तो इस तरह से क्लीवेज हो। हेट्रोलिटिक क्लीवेज अब किस तरह से होगी, अब ये डिपेंड करेगा ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, वो पूरा पेयर अपनी तरफ ले जाएगा। इसको मैं ब्रदर ऐसे दिखाती हूँ, तो ये पूरा पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। ये कब होगा, जब B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो B आपका ये पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इससे जो स्पीशीज़ बनेंगी दैट आर नोन एज आयंस। वो आयंस बनेंगे आपके कैटायन और एनायन। यहाँ ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, और जबकि हेट्रोलिटिक फिजन होगी, अब ऐसा नहीं है कि बी ही लेके जाएगा, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, उस टाइम आपका ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव बन जाएगा। ये कब होगा, जब ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी,
तो क्लियर है ये चीज़। तो हेट्रोलिटिक फिजन आपकी क्या होगी, हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होगा कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन द टू एटम्स, जो उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट ब्रेक्स इन सच ए वे दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपका क्या होगा, दैट विल बी टेकन अवे बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। यहाँ एक ही बॉन्डेड एटम के पास जा रहा है और यहाँ किस तरह से जाता है, दोनों के पास इक्वल जाता है, सिमेट्रिकल जाता है। ठीक है, होमोलिटिक फिजन से आपके फ्री रेडिकल बनेंगे और हेट्रोलिटिक फिजन से आपके आयंस बनेंगे, कैटायंस और एनायंस। और अगर वो जो कैटायन और एनायन है वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको कहते हैं कार्बोकैटायन बनेंगे। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमने बहुत डिटेल में करने हैं इस चैप्टर पे। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दैट स्पीशीज आर नोन एज कार्बेनायंस। तो आपके कार्बोकैटायंस या कार्बनायंस बनेंगे बाय हेट्रोलिटिक फिजन, राइट। अब क्या होता है आपका ये जो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन है, ये फिक्स नहीं होता कि एक बॉन्ड है तो वो हमेशा होमोलिटिकली ही क्लीवेज होगी उसकी या हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। आपका सेम कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये देखिए मैं क्या बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। सेम कोवलेंट बॉन्ड जो है उसके अंदर आपकी होमोलिसिस भी हो सकती है और आपकी हेट्रोलिसिस भी हो सकती है। लेकिन होमोलिसिस हो रही है या हेट्रोलिसिस हो रही है, दैट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशंस अंडर विच यू आर डूइंग योर रिएक्शंस। ठीक है, कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। डिफरेंट कंडीशंस पर आपकी होमोलिसिस भी हो सकती है और हेट्रोलिसिस भी हो सकती है। समझ आ गया मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि यानी कि एक पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड है उसमें होमोलिटिक क्लीवेज भी हो सकती है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो एनर्जी आपकी होती है रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक क्लीवेज जो होती है, that is low as compared to heterolysis. Heterolysis के लिए you have to required high energy। ठीक है, हाई एनर्जी इसलिए चाहिए होती है क्योंकि यू कैन से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बॉन्ड की ज़्यादा होती है। आपको यहाँ पर बॉन्ड को कम्प्लीटली ब्रेक करना है। और हेट्रोलिटिक जो होमोलिटिक क्लीवेज है उसकी एनर्जी कम होती है। आपको इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे सपोज करो आपका CH3Cl है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक आपका यहाँ मूव कर गया, एक आपका यहाँ मूव कर गया, आपका बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इसके लिए जो आपको हीट चाहिए वो सिर्फ आपको 350 किलो जूल पर मोल हीट चाहिए। लेकिन अगर इसी बॉन्ड को आप हेट्रोलिटिक क्लीवेज करते हैं तो यू रिक्वायर हाई एनर्जी। उस टाइम आपका मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा और क्लोरीन के ऊपर आपका फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोराइड आयन। तो डेल्टा H आपको इसके लिए चाहिए 950 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यानी कि यू कैन से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है होमोलिटिक की हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, और सेम जो ही केमिकल बॉन्ड है आपका वो आपका होमोलिटिक क्लीवेज भी शो कर सकता है और हेट्रोलिटिक क्लीवेज भी शो करता है। तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपका डिफरेंट कंडीशंस पे कि आपने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है। अगर आप लो एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उसमें होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, और अगर आप हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उसके अंदर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाती है और आपके डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स बनेंगे। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स अब हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।